गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम सेकेंड चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं। सॉल्यूशन थ्योरी हम उतना नहीं करके चलेंगे जितना मुझे क्या होगा जरूरत होगी, क्योंकि हमने फर्स्ट चैप्टर जब रिवीजन किया था बहुत लंबी थ्योरी लिए थे, बहुत बड़ी वीडियो बन गई थे। इसमें कोशिश होगा इस बार कि थोड़ा थ्योरी को लिमिट में लेके चले और हम वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ध्यान देते चलेंगे, प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन जो होंगे। हम इस चैप्टर को दो पार्ट में रिकॉर्ड करने वाले हैं, दो पार्ट में आपको देने वाले हैं। पहला पार्ट में आपका कंसंट्रेशन टर्म्स आ जाएगा, सेकेंड पार्ट अगले दिन आएंगे जिसमें तुम्हारा क्या रहेंगे कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टीज रहेगा, है ना। आप ध्यान से पढ़ते हो, जितना भी चीजें हम करवाते हैं आप अगर करते जाते हो, पर डे कर रहे हो तो फिर आपकी केमिस्ट्री में कोई टेंशन नहीं होने वाली, है ना। आप फोड़ करके आओगे एग्जाम में, समझिए। तो बस आप जितना हम कहे उतनी बातें करते रहना। हमें मेरे पास क्या है, यहां से चैप्टर सेकेंड की बात कर रहे हैं और चैप्टर सेकेंड में क्या है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जहां पे क्या पढ़ा जाएगा, इसको विलयन के रूप में पढ़ा जाएगा, है ना। हिंदी माध्यम के अंदर क्या हो जाता है, सॉल्यूशन मतलब विलयन हो जाता है। सॉल्यूशन चैप्टर का दो हिस्से पर हम बात करने वाले हैं। एक तो होगा कंसंट्रेशन टर्म जिसको सांद्रण कहेंगे, क्या कहेंगे कंसंट्रेशन, जिसको सांद्रण कहेंगे। आज हम इसी पे बात करेंगे। ये मेरा सांद्रण हो गया और दूसरा जो होगा मेरा कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टीज हो जाएंगे। कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टीज हो जाएगा। चलिए आज पहला हम सांद्रण वाले हिस्सों पर बात करने, फिर हम कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टीज के ऊपर बात करेंगे, जिसके हिंदी होता है अनुसंख्य गुणधर्म। क्या होता है, अनुसंख्य गुणधर्म। अनुसंख्य गुणधर्म होता है, ये आ जाएंगे। पहला पार्ट मेरा है जो कंसंट्रेशन, है ना। पहला पार्ट कंसंट्रेशन की बात करें, सांद्रण की बातें करें। सांद्रण की बातें कर, कंसंट्रेशन क्या होता है। एक हमने बर्तन लिया, इस बर्तन के अंदर सॉल्यूशन का दो हिस्सा होता है। इतना तो बेसिक आप लोगों को पता होगा अब तक में, है ना, क्योंकि अब आपका तो क्या हो गया एग्जाम का समय आ गया, तो इतना बातें तो पता होगा कि एक विलयन में या एक सॉल्यूशन के अंदर दो हिस्सा होता है। एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। जैसे अगर हम NaCl के साथ वाटर ऐड कर दे, नमक के साथ पानी मिला, शुगर विथ वाटर ऐड करो, शुगर विथ वाटर ऐड करने से, है ना, मेरे पास क्या होगा, हमको हम किसी वाटर में डाल देंगे, हमको हम क्या करेंगे वाटर में ऐड कर देंगे। तो ये सब क्या है, जो वाटर है वो एक सॉल्वेंट है। यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा सॉल्वेंट हो जाएगा, और ये जो तुम्हारा पार्ट हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे सॉल्वेंट हो जाएंगे। सॉल्वेंट को हिंदी में कहा जाता है जी विनय, और सॉल्वेंट का हिंदी होता है विनायक। तो एक है विनय और एक है विनायक, और ये दोनों को जब जोड़ते हैं तो बन जाता है विलयन सॉल्यूशन, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका कि सॉल्वेंट, सॉल्वेंट अगर आप कर रहे हो तब यहां से बन जाता आपका सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। कोई समस्या, कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। चलिए हम यहां पर बात करें कि सॉल्यूशन, इस सॉल्वेंट जो होता है जो विनय है वो बताता है सॉल्यूशन का नेचर, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन देता है कि सॉल्यूशन किस नेचर का है। जैसे अगर तुमने क्या बनाया, शरबत बनाया, तो जब आपने शरबत बनाया तो शरबत में क्या होंगे कि शुगर और वाटर ऐड करोगे, चीनी पानी डालोगे, चीनी की मात्रा कम डालोगे, उसका प्रॉपर्टीज क्या आएगा कि कम मीठापन आएगा। अगर चीनी ज्यादा डालोगे तो उसको कहते हैं कि सर ज्यादा मीठा हो गया। तो ये जो मीठापन का जो गुण है ना शरबत के अंदर, वो मीठापन का गुण किससे आ रहा है, चीनी से या पानी से, चीनी से आ रहा है। चीनी क्या उसमें विनय है, चीनी क्या उसमें विनय है, और पानी क्या उसमें विनायक है। मतलब शुगर क्या हो गया सॉल्वेंट हो गया और वाटर क्या हो गया सॉल्वेंट हो गया। इतना तो पता चला होगा आपको। तो ये बताता है जी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, क्या देता है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन बताता है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विलयन का गुण बताता है ना। क्या बताता है ये विलयन का गुण बताता है कि किस टाइप का विलयन होगा। यहां पर आ गया
सॉल्वेंट जो होता है ये मुझे बताता है स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन ये बताता है जी, है ना। तो एक हो गया आपका क्या, विलयन का गुण बता रहा है। एक बता रहा है कि विलयन जो है वो ठोस बनेगा, द्रव बनेगा या गैस बनेगा। हमारे पास जो देखिए अभी जो स्टेट लेना है इस चैप्टर के अंदर, जो स्टेट लेना है वो लिक्विड लेना है। इसके कारण से इस चैप्टर का नाम ही पड़ जाता है लिक्विड सॉल्यूशन। क्या पड़ जाता है इसका, लिक्विड सॉल्यूशन। तो मुझे किसके बारे में पढ़ना है जी, लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। मुझे किसके बारे में पढ़ना है, लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। तो चलिए आज हम लिक्विड सॉल्यूशन पे बात करते हैं, आगे की बातें इसी के ऊपर करते हैं, है ना। चलिए लिक्विड सॉल्यूशन में सबसे पहले मुझे पहला जो आता है वो है कंसंट्रेशन, कि क्या होता है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मतलब होता है सांद्रण। क्या होता है इसमें, सांद्रण। सांद्रण क्या होता है, सांद्रण है कि आपने जब विलयन बनाया, आपने एक मान लो आपने एक बर्तन में पानी ले लिए, भर लिए, उसके बाद उसमें चीनी धीरे धीरे ऐड कर रहे हो। जब धीरे धीरे चीनी ऐड करते जा रहे हो, शुगर ऐड करते जा रहे हो, तो शुरुआत में क्या होगा, टेस्ट करके देखेंगे, हल्का मीठा लगेगा, फिर और शुगर डालेंगे, और मीठा लगेगा, और शुगर डालेंगे, और मीठा लगेगा। मतलब क्या है कि उस विलयन का जो गुण है वो डिपेंड कर रहा है, मतलब उस विलयन का गुण है जो विलय की मात्रा पर डिपेंड कर रहा है। मतलब नेचर ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड फ्रॉम क्या होगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। तो जब किसी सॉल्यूशन की नेचर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन पर डिपेंड करे तो उसे हम कंसंट्रेशन कहेंगे। तो कंसंट्रेशन क्या होगा, टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन हो जाएगा एट फिक्स्ड टेम्परेचर। तो क्या हो जाएगा कि टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन एट फिक्स्ड टेम्परेचर, सॉल्यूशन एट फिक्स्ड टेम्परेचर। तो फिक्स्ड टेम्परेचर पर जितने अमाउंट में सॉल्यूशन को हम क्या करेंगे, प्रेजेंट होगा एक सॉल्यूशन के अंदर, उसे हम क्या कर देंगे, उसे हम कर देंगे सांद्रण। तो हिंदी में लिखेंगे क्या, हिंदी में लिखेंगे नियत ताप पर। क्या लिखेंगे, नियत ताप पर विलयन के अंदर जितना विलायक की मात्रा होती है, नियत ताप पर विलयन के अंदर जितना विलायक की मात्रा होती है, तो नियत ताप पर विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा, उपस्थित विलय की मात्रा, विलय की मात्रा, विलय की मात्रा को सांद्रण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, सांद्रण कहते हैं। हो जाएगा। अब इस सांद्रण को मेजर करने के लिए, इस सांद्रण को मापने के लिए हम क्या करते हैं कि कई टर्म्स यूज करते हैं। तो टर्म्स में क्या क्या यूज करेंगे हम, जो हमारे टॉपिक्स में आने वाले हैं। सबसे पहला मेरा होगा जी वेट बाई वेट परसेंट, जिसको कहा जाता है परसेंट बाई वेट। फिर दूसरा आ जाएगा मुझे वेट बाई वॉल्यूम परसेंट, परसेंट बाई वेट वॉल्यूम, परसेंट बाई वेट वॉल्यूम। तीसरा मेरे पास होगा वी बाई वी परसेंट, जिसको हम कहेंगे परसेंट बाई वॉल्यूम, है ना, परसेंट बाई वॉल्यूम। उसके बाद होगा मेरे पास क्या थे, ppm, पार्ट्स पर मिलियन। क्या हो जाएंगे यहाँ पे, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन हो जाएगा। या ppb भी आता है। तो हमारी समझ में ये सब बहुत रेयर आएंगे, नहीं आएंगे, बट हाँ ऑब्जेक्टिव पे कभी कभार आ जाता है कि कौन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, कौन टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करता, ये सब आ जाता है वहां पे। तो चलो इसमें हम सबसे पहले, और इसके अलावा हम बात करने कितना हो गया 3, और ये कितना हो गया 4। ये तुम्हारा नेक्स्ट आएगा मोलारिटी, यहां से क्वेश्चन आएंगे। दूसरा 6 हो जाएगा मोलारिटी, और इसके बाद 7 में आ जाएगा नॉर्मेलिटी। आज हम इतने टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, इसको तुम याद कर लेना है, साथ साथ में पढ़ते पढ़ते मुझे क्या हो जाना चाहिए, ये चीजें याद हो जानी चाहिए। समझ में आ गया है। तो चलिए हम पहला बात करें वेट बाई वेट परसेंट का। पहला हम बात कर रहे हैं वेट बाई वेट परसेंट का, प्रतिशत द्रव्यमान इसको कहा जाता है। परसेंट बाई वेट कर देते हैं इसको, परसेंट बाई वेट कर देते हैं। इसको क्या कहते हैं, प्रतिशत द्रव्यमान, है ना। हिंदी में क्या पढ़ेंगे इसको, प्रतिशत द्रव्यमान की बात करेंगे, प्रतिशत द्रव्यमान, ऐसा हो जाएगा।
परसेंट मतलब समझ में आ रहा है आपको कि सर 100 पर बात किया जाता है, कितने पर बात करते हैं, परसेंट मतलब कितने पर बात होती है, 100 पर बात होती है। तो परसेंट मतलब पर 100 की बातें करने वाला। तो जैसे अगर किसी ने ऐसा दिया कि 20% बाई वेट है, 20% बाई वेट है, तो इसका मतलब हमको समझना है कि 20 ग्राम सॉल्यूट, 20 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन पर 100 ग्राम सॉल्यूशन, पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो 100 ग्राम अगर हमने विलयन बनाया, मान लो 100 ग्राम शरबत हमने बनाया, अगर उस 100 ग्राम शरबत के अंदर अगर 20 ग्राम चीनी डालेंगे, शुगर डालेंगे, तो वो उसका कहा जाएगा 20% बाई वेट। क्या कहा जाएगा उसका, 20% बाई वेट। अगर किसी ने लिखा 30% बाई वेट, है ना, क्या लिखा किसी ने 30% बाई वेट, तो जब इसने किसी ने लिखा 30% बाई वेट, तो हमें ये समझ आनी चाहिए जी कि 30 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, 30 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का 100 ग्राम में ये 30 ग्राम प्रेजेंट है, मतलब 30 ग्राम का अगर हमने मतलब 100 ग्राम शरबत लिए उसमें 30 ग्राम प्रेजेंट है, तो वो हो जाएगा उसका परसेंट बाई वेट। क्या हो जाएगा उसका, परसेंट बाई वेट। चलिए अब इसको देखिएगा, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, मतलब डिफाइन तो हो गया, परसेंट बाई वेट लिखते कैसे, वेट ऑफ सॉल्यूट। देखिए हम अभी क्लास में जब ऑफलाइन पढ़ाए थे तो बहुत डिटेल में बात किए थे, अभी में हमारे पास उतना टाइम नहीं है, इसमें हम डायरेक्ट में वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%। कैसे निकालते हैं, जिसका निकालने के है उसका बाई टोटल इनटू 100 हो जाता है। तो टोटल क्या आएगा, सॉल्यूशन ही आएगा। जिसका निकालना तो प्रॉपर्टी की बात करें, कंसंट्रेशन की बात करें, तो कंसंट्रेशन में कौन है, सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट को रखना है, सॉल्यूशन को रखना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, ये आ जाएगा उसका परसेंट। क्या आ जाएगा, इसका परसेंट आ जाएगा। चलिए दूसरा टर्म से मेरे पास वेट बाई वॉल्यूम परसेंट, क्या है मुझे, वेट बाई वॉल्यूम परसेंट। तो वेट बाई वॉल्यूम परसेंट की अगर बात करें तो वेट बाई वॉल्यूम परसेंट में मेरे पास क्या होता है, इसको मुझसे परसेंटेज बाई वेट वॉल्यूम, प्रतिशत, परसेंटेज बाई वेट वॉल्यूम, प्रतिशत आयन द्रव्यमान का, मतलब प्रतिशत द्रव्यमान आयतन कहा जाता है इसको। तो हिंदी उतना मायने मत रखिएगा, है ना, उतना ज्यादा जरूरत नहीं है, आपको इंग्लिश में ज्यादा वैल्यू दीजिएगा, है ना, इस सब चीजों को। वेट बाई वॉल्यूम वही होगा कि अगर मेरे पास किसी ने लिख दिया 10% बाई वेट वॉल्यूम, है ना, क्या लिख दिया 10% बाई वेट वॉल्यूम, तो आप क्या पढ़िएगा कि 10 ग्राम सॉल्यूट है, 10 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर 100 mm ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन पर 100 mm ऑफ सॉल्यूशन। प्रत्येक 100 mm सॉल्यूशन में, mm ऑफ सॉल्यूशन, प्रत्येक 100 mm सॉल्यूशन में तुम्हें क्या होगा कि 10 ग्राम ये प्रेजेंट होगा। अगर 20% बाई वेट कहा गया, 20% बाई वेट कहा गया, इसका मतलब हम समझेंगे कि 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है इन पर 100 mm सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन पर 100 mm सॉल्यूशन में, है ना, इसमें आ जाएगा। तो अगर इसका हम पढ़ते हैं क्या, परसेंट बाई वेट वॉल्यूम, तो सोचिए अब इसका फॉर्मूला क्या होगा कि वेट बटा वॉल्यूम, इसका मतलब होगा कि वेट ऑफ सॉल्यूट बाई, यहां पर क्या हो जाएंगे तुम्हें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। तो ये देख लीजिएगा आपका इस टाइप से आ जाएगा इसका वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज का, मतलब आपका क्या रहेगा कि वेट ऑफ सॉल्यूट बाई क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू क्या आ गया, इसमें 100 आ गया। कोई दिक्कत है यहाँ पर, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम बात करें इसमें तीसरा जो टर्म था आपका, चलिए एक और आता है, ये दोनों में कन्वर्जन आता है, ये दोनों में क्या आता है, कन्वर्जन। थोड़ा थोड़ा हम डिफिनेशन याद कर लेंगे इसमें तो काम आ जाएगी। कन्वर्जन की बात करें, कन्वर्जन क्या होता है, वेट बाई वेट को वेट बाई वॉल्यूम, मतलब वेट बाई वॉल्यूम में कन्वर्ट करना, या वेट बाई वॉल्यूम को वेट बाई वेट में कन्वर्ट करना। इसके लिए आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा जी डेंसिटी, घनत्व दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, डेंसिटी दिया रहेगा। डेंसिटी जिसको घनत्व भी कह सकते हैं, मतलब यहाँ पर क्या दिया रहता है, घनत्व दिया रहता है। किसका दिया रहेगा, सॉल्यूशन का घनत्व दिया रहेगा, किसका, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन होगा। क्या होगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन होगा, है ना। अब देखिए क्या होगा कि अगर मान लीजिए हमें डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया, तो डेंसिटी का फॉर्मूला हम होगा क्या होता है जी, वेट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की बात करें थे, इसमें वेट ऑफ सॉल्यूशन बाई क्या हो जाएगा मुझे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रहेगा। तो वेट बाई वॉल्यूम आ जाएगी, वेट ऑफ सॉल्यूशन बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा सोचिए यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर हम वो निकालते हैं तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इसका मतलब क्या होगा,
वेट ऑफ सॉल्यूशन बाई डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा तुम्हारे, वेट ऑफ सॉल्यूशन बाई डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से W/V% की बात कर रहे हैं तो W/V% इसका मतलब हो जाएगा कि वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट बाई ऑफ सॉल्यूशन बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के जगह पर ये रख देते हैं आपका वेट ऑफ सॉल्यूशन बाई क्या हो जाएगा आपका डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या हो जाएगा आपका 100, इनटू क्या हो जाएगा आपका 100। तो सोचिए यहां से आ गया आपका 100। तो बताइए डेंसिटी चला जाएगा क्या ऊपर, तो W/V%, W/V% इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका वेट ऑफ सॉल्यूशन बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो बताइए इतना को हमने क्या पढ़ा जी, वेट ऑफ सॉल्यूशन बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 को क्या पढ़े W/W%। तो सोचिए क्या हो जाएगा आपका W/V% इज कम टू हो जाएगा W/W% गुने डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। बस बहुत आसान सी बात हो गया यहाँ पे, है ना। क्या हो गया यहाँ पे, बहुत आसान सी बात हो गया। क्या हो गया कि सर अगर वेट बाई वेट को वेट बाई वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है तो डेंसिटी वेट बाई वॉल्यूम में ले जाना है। क्या करेंगे, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, वेट बाई वेट में आ जाएगा यहाँ से, या यहाँ से डेंसिटी मार के इधर डिवाइड कर दो तो वेट बाई वॉल्यूम कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, वेट बाई वॉल्यूम कन्वर्ट हो जाएगा वेट बाई वेट में। तो हम आराम से एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट करा सकते हैं। तो यहां से देखिए अभी तक में हमारे पास जो चीजें आई है ये एक छोटा छोटा बातें आ गया, क्या वेट बाई वेट, वेट बाई वॉल्यूम, वेट बाई वॉल्यूम को वेट बाई वेट में कन्वर्ट करना या वेट बाई वेट को वेट बाई वॉल्यूम में कन्वर्ट करना। तो ये चीजें मुझे आसान से चमकती, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारी बात है परसेंट बाई वॉल्यूम, V/V, परसेंट बाई वॉल्यूम, परसेंट बाई वॉल्यूम, है ना। यहाँ पर क्या होगा, प्रतिशत आयतन की बात कर रहा है। इसका मतलब है यहाँ पर जो सॉल्यूशन है ना उसमें सॉल्वेंट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है, दोनों का दोनों लिक्विड है। तो जैसे अगर यहाँ पर कहा गया कि अगर मेरे पास मान लीजिए अल्कोहल, शराब जानते हो पानी के साथ लोग मिला करके पीते हैं, है ना। तो इसकी एक सॉल्यूशन तैयार किया इसमें। अब मान लीजिए इसका हमारा पूरा सॉल्यूशन जो है इसका जो भी तैयार हुआ इसका सॉल्यूशन, ये मान लीजिए आपको 100 ml तैयार किया और अगर ये 100 ml में से अल्कोहल 20 ml डाला गया था तो हम इसको कहेंगे जी 20% है। तो 20% V/V लिखता है तो इसका मतलब आप समझिएगा कि 20 ml ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट है पर 100 ml सॉल्यूशन में। तो प्रेजेंट इन क्या हो जाएगा पर 100 ml सॉल्यूशन आ जाएगा, ml ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इतना में मुझे प्रेजेंट होगा क्या, हमारा V/V% आ जाएंगे। तो V/V% का ही फॉर्मूला वही हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बाई क्या हो जाएगा तुम्हें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या हो जाएगा तुम्हें 100। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये आ गया V/V%। तो W/W% हमने देखा, W/V% हमने देखा, हमने क्या देखा V/V% देखा। ऐसा ही तुम्हारे पास क्या होगा ppm। ppm में अगर हम बात करते हैं ppm पार्ट्स पर मिलियन, ppm देखिएगा इससे क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते, इससे सिर्फ पूछा जाता है, मतलब बीच बीच में इसका बेस पे क्वेश्चन बन जाते हैं न्यूमेरिकली। जो एक दो हम जब कॉन्जुगेटिव पढ़ाएंगे तो एक आध दो न्यूमेरिकल देखेंगे जो बोर्ड में आता है, जनरली बोर्ड में तो न्यूमेरिकल है नहीं, है ना। अगर बोर्ड में न्यूमेरिकल नहीं है तो जितना मुझे क्या होगा तो न्यूमेरिकली हिस्सा होगा, हम एक दो को जो पूछा जाता है उस बेस पे न्यूमेरिकल करवाएंगे। क्लास में हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल करवाए थे, यहाँ पर उसकी जरूरत मुझे नहीं पड़ता है ना। इसमें रिवीजन क्लासेस में हम उतनी न्यूमेरिकल की बात यहाँ नहीं करने वाले। पार्ट्स पर मिलियन ये वेरी वेरी डायल्यूट सॉल्यूशन के यूज करें, पार्ट्स पर मिलियन प्रति 10 मच कहा जाता है हिंदी में, है ना। क्या कहा जाता है, प्रति 10 मच कहा जाता है, मतलब प्रति 10 लाख में कितना होगा। ये जो लगाया जाता है तनु विलयन के लिए लगाया जाता है, वेरी वेरी डायल्यूट सॉल्यूशन के लिए लगाया जाता है, वेरी वेरी डायल्यूट सॉल्यूशन के लिए इसको यूज करते हैं, वेरी वेरी डायल्यूट सॉल्यूशन के लिए इसको यूज करते हैं। बहुत तनु विलयन होता है तब, है ना, बहुत ज्यादा तनु विलयन होता है तब हम इसका यूज करते हैं वेरी वेरी डायल्यूट सॉल्यूशन के लिए। यहाँ पे क्या होता है कि अगर जैसे अगर मान लिया जाए हमने पीने वाला पानी लिया, उस पीने वाला पानी में क्या है मिनरल प्रेजेंट है, खनिज प्रेजेंट है, हम लोग मिनरल वाटर पीते हैं, है ना। तो अगर 1 लीटर पानी ले रहे हैं उसमें से पता चल रहा है कि 1 ग्राम मेरे पास क्या है
या 1 mm जो है मिनिमम प्रेजेंट है। तो अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में से बहुत कम मिल रहा है तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको मेजर जो करते हैं वो पीपीएम में मेजर करते हैं। कहां कहते हैं उसको? पीपीएम में मेजर करते हैं, है ना। तो हम यहां पर लिख देंगे इसका पीपीएम का डायरेक्ट लिखते हैं कि क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू, जैसे पर सेंट को कहते थे पर 100, पर सेंट को क्या बोलते हैं पर 100, वैसे पर मिलियन को क्या लिखेंगे इंटू 10⁶। पर 100 में क्या होता था इंटू 100 से मल्टीप्लाई हो जाता था। अब मिलियन मतलब 10⁶, तो क्या हो जाएगा कि वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶ आ जाएगा। तो ये आपका आ गया जी पीपीएम। क्या आ गया यहाँ पे पीपीएम। तो ये कंसंट्रेशन टर्म समझ में आ रहा है आपका, क्या हो जाएगा यहाँ पर पीपीएम की बातें यहाँ से आ जाएगी। चलिए ये तो नॉर्मल सी बातें हो गया, जो मुझे जरूरत थी उसको हमने बातें की। आगे आप बात करिएगा मोलारिटी की। किसकी बात करेंगे? मोलारिटी। जो अगला कंसंट्रेशन टर्म है वो है मोलारिटी। यहां से क्वेश्चन आते हैं, इसका डेफिनेशन भी पूछा जाता है, तो बहुत ध्यान से इसको याद रखोगे। किसके? मोलारिटी की। मोलारिटी का हिंदी क्या होता है? मोमरता। क्या होता है? मोमरता। कैसा रहेगा? मोलारिटी को हम लोग क्या कहते हैं जी? मोलर सॉल्यूशन भी बोलते हैं, मोलर विलयन बोला जाता है इसको, है ना। क्या बोला जाता है इसे? मोलर विलयन भी बोला जाता है इसको। तो यहां से मोलर विलयन आ जाएगा यहां से। ये आपका आ गया क्या? मोमरता, इसी को कहते हैं। मोमरता देखिए क्या है, मोमरता है कि अगर हमने यहां से लिया सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन लिया, 1 लीटर मेरे पास हमने शरबत बनाया, 1 लीटर हमने शरबत तैयार किया, बनवाया, और 1 लीटर शरबत में जितना मोल चीनी हम डाले होंगे वो मुझे कहा जाएगा मोमरता, है ना। तो क्या कहा जाएगा? टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, है ना, या प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, या प्रेजेंट इन पर लीटर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में कहते हैं। डेफिनेशन कौन सा आते हैं? पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात कर सकते हैं। तो पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की यहाँ बातें कर सकते हैं। क्या हो जाएगा? मोलारिटी मतलब हो जाएगा मोल ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखिए एक तो डेफिनेशन इसका हो गया, हिंदी में माध्यम में जाएगा। क्या होगा कि एक यूनिट मतलब इकाई आयतन वॉल्यूम में, इकाई आयतन वॉल्यूम में, या हिंदी इकाई आयतन विलयन में, वॉल्यूम नहीं, है ना, इकाई आयतन विलयन में विमेय की कुल मोलों की संख्या को, विमेय की कुल मोलों की संख्या को, कुल मोल की संख्या को, कुल मोल की संख्या को क्या कहेंगे? इसको कुल मोल की संख्या को मोमरता कहेंगे। एक तो इसका डेफिनेशन भी पूछ लेता है, है ना। क्या होता है? मोमरता कहते हैं। एक तो ये बात आ गया। दूसरी बात याद रखिएगा आप, इसका यूनिट। क्या याद रखिएगा? इसका यूनिट। यूनिट मतलब इकाई। तो इसका यूनिट क्या होगा? तो देखो पहले तो आप पहले फॉर्मूला बनाएंगे। मोलारिटी क्या हो गया? चलो इसको थोड़ा सा यूनिट से पहले और एक छोटी सी बातें सिखाते हैं। कहीं कहीं पर इसको 2 कैपिटल एम लिखा जाता है, मतलब मोलारिटी को जब हम दिखाते हैं वह कैपिटल एम से दिखाते हैं। तो कहीं कहीं पर 2 कैपिटल एम लिखा है, इसका मतलब हम समझेंगे कि 2 मोल सॉल्यूट, 2 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है इन 1 लीटर सॉल्यूशन में, प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, है ना। 1 लीटर सॉल्यूशन में जो मोल की संख्या होती है उसे हम कहते हैं मोमरता। क्या कहते हैं उसको? मोमरता या मोलारिटी कहते हैं। अगर किसी ने लिखा है 5 कैपिटल एम, तो आपको क्या पढ़ना है कि 5 मोल सॉल्यूट, 5 मोल सॉल्यूट मतलब विनय प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन क्या हो जाएगा? 1 लीटर सॉल्यूशन, है ना, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना मोल की संख्या होगा उसे मोमरता कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मोलारिटी का फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट,
नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। अच्छा, ये मीटर्स में रहना चाहिए, किस में रहना चाहिए? मीटर्स में। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अगर मीटर में, अगर इसको एमएम में दे दिया तो एमएम को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर मान लीजिए ऐसा देता है जी कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट बाई, यहां पर अगर आ गया आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएम आ गया, इन किस में आ गया? एमएम में। तो एमएम को मीटर में कन्वर्ट करना, एमएम को किस में कन्वर्ट करना? मीटर में। तो एमएम को मीटर में करोगे तो 1000 से डिवाइड करोगे तो ये 1000 चला जाएगा ऊपर, तो यहां पर आपका आ जाएगा 1000, है ना, यहां पर आपका क्या आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। तो ये आ गया आपका फॉर्मूला मोलारिटी का। अब इसका यूनिट याद करें, है ना, इसका क्या याद करना है? यूनिट याद करना। तो देखिए मोलारिटी इज कम टू क्या आ गया आपका? आपका आ गया मोलारिटी इज कम टू, क्या आ गया बच्चा? मोलारिटी इज कम टू मोल ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां आ गया सर मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट बाई क्या आ गया आपका? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया। क्या आ गया आपका? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया। तो यूनिट क्या हो जाएगा इसका? यूनिट हो जाएगा, मोल का यूनिट क्या होता है? मोल का यूनिट मोल ही रहता है, मोल का यूनिट मोल रहता है। तो मोल हो गया ये। अब वॉल्यूम का यूनिट हो गया जी मीटर, हिंदी में क्या लिखेंगे? मोल बाई मीटर लिख देंगे, बाई मीटर हो जाएगा, हो जाएगा ना ये, तो मोल पर मीटर आ जाएंगे। ये तो मोलारिटी का हो गया। लेकिन कई बार क्या होता है कि मोलारिटी को तोड़ करके लिखते हैं। तो मोलारिटी को अगर हम तोड़ रहे हैं, देखो मोलारिटी जो कैपिटल एम से लिख रहे हैं, किसमें लिख रहे हैं इसके? मोलारिटी जो किससे लिख रहे हैं? कैपिटल एम। तो देखो मोलारिटी कर दो क्या था? मोल बाई वॉल्यूम, किसमें था? मीटर में। चलिए अगर हम मोल को क्या कर दें? तोड़ दें। मोल क्या होता है? गिवन वेट बाई मोलर मास। क्या होता है? गिवन वेट बाई मोलर मास। यहां पर समझिए ये हो गया गिवन वेट, हो गया ना, ये क्या गया? ये गिवन वेट। यहां पर क्या गया तुम्हारा? मोलर मास आ गया। तो गिवन वेट बाई क्या आ जाएगा इसका? मोलर मास आ जाएगा। तो गिवन वेट बाई मोलर मास हो जाएगा इसका, मोल आ गया। बाई वॉल्यूम, अगर हम इसको एमएम में लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को किसमें में लेते हैं हम लोग? एमएम में लेने के, यहाँ कितना हो जाएगा? 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, हो जाएगा ना, ये कितना से मल्टीप्लाई हो गया? 1000 से। तो ऊपर बताइए क्या आ गया? वेट को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, बाई वॉल्यूम नीचे आ गया इधर, इंटू मोलर मास आ गया, इंटू इधर क्या 1000 को इस तरीके से सकते हैं 100 इंटू 10, जैसे होता है ना, 1000 को क्या देंगे? 100 इंटू 10। तो बताइए इतना को हम लोग क्या पढ़ेंगे? डब्ल्यू बाई भी परसेंट। क्या पढ़ेंगे? डब्ल्यू बाई भी, वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 क्या होता है? डब्ल्यू बाई भी परसेंट होता है। तो यहाँ पर बताइए ये आ गया डब्ल्यू बाई भी परसेंट इंटू 10 बाई क्या गया मुझे? मोलर मास। क्या गया मुझे? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आ गया, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आ गया, है ना। तो यहाँ पर क्या गया जी कि मोलारिटी का एक फार्मूला आपको आ रहा है, आप अगर याद करोगे, मोलारिटी इज कम टू वेट बाई वॉल्यूम परसेंट, वेट बाई वॉल्यूम परसेंट इंटू 10 बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्या आ जाएगा आपका? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा। तो ये फार्मूला आ गया, समझ में आ गया क्या? अब आपको यहां से एक और बातें करनी है कि हमने ये फार्मूला पढ़ा ना, डब्ल्यू बाई भी परसेंट इज कम टू होता है डब्ल्यू बाई डब्ल्यू परसेंट इंटू डी। डी क्या है यहाँ पे? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। डी क्या है यहाँ पे? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो बताइए क्या मोलारिटी का फार्मूला ये भी आ जाएगा कि सर डब्ल्यू बाई डब्ल्यू परसेंट इंटू डी इंटू 10 बाई क्या आ जाएगा आपका? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा। तो ये आपका एक आ जाएगा यहाँ से क्या? मोलारिटी का फार्मूला आ जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ से? डब्ल्यू बाई डब्ल्यू परसेंट इंटू डी इंटू 10 बाई क्या आ जाएगा तुम्हारा? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा। तो ये फार्मूला याद होना चाहिए। हमने मोलारिटी का देख लिया, कहां से फार्मूला आ सकते हैं। वेट बाई वॉल्यूम परसेंट अगर क्वेश्चन दिया, इसलिए पढ़ाया गया था वेट बाई वॉल्यूम परसेंट, है ना। अगर वेट बाई वॉल्यूम परसेंट दिया हुआ तो वेट बाई वॉल्यूम परसेंट में सीधे 10 से मल्टीप्लाई करोगे, अब मोलर मास से डिवाइड कर दोगे। उसके बाद क्या होगा? अगर डब्ल्यू बाई डब्ल्यू दिया हुआ तो क्वेश्चन में डेंसिटी गिवन होगा,
है ना। अगर W/W% है तो क्वेश्चन में क्या होगा, डेंसिटी गिवन होगा। और जब डेंसिटी गिवन होगा तो वेट बाय वेट इंटू डी इंटू 10 बाई क्या जाएगा तुम्हें, मोलर मास ऑफ सॉन्ग उठा देंगे। यहां तक कोई दिक्कत है। ये आ गया आपका मोलरिटी की फॉर्मूला। क्या आ गया इसका, मोलरिटी। चलिए मोलरिटी से एक आता है यहाँ पे, क्या आता है, मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन आता है और उसमें मुझे क्या होता है कि हम यहाँ पर देखो, जनरली हम यहाँ पर बात कर रहे हैं नॉन रिएक्टिंग का। किसके बेस पे बात कर रहे हैं, नॉन रिएक्टिंग का। जब कंपटीशन होता है तो रिएक्टिंग की बातें किया जाता है, जहां पर एक्सेस लिमिटिंग ये सब कुछ देखा जाता है। बट यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, नॉन रिएक्टिंग की बातें कर रहे हैं। नॉन रिएक्टिंग की बातें कर रहे हैं तो नॉन रिएक्टिंग में हमें क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर। अब मान लीजिए आपने कहीं पे क्या गया, किसी पार्टी में गए, चलिए ऐसे जगह जाते हैं जहां पर अभी बहुत पिछड़ा है ना, जहां पर अभी इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं पहुंची। आप वहां एक बारात गए हो, अब बारात में आपको वहां शरबत सर्व किया जा रहा है। तो उन्होंने शरबत तो बहुत से बनाए होंगे, लेकिन उन्होंने छोटे छोटे बर्तन में, बहुत से बर्तन में शरबत बना के रखे। लेकिन किसी ने क्या किया है कि किसी में शरबत ज्यादा मीठा हो गया है, किसी में सही है, टेस्ट सही है ना, किसी में क्या है कि मीठा है ही नहीं, कंजूसी कर दिया उसमें चीनी डालने में। अब आपको क्या कर रहा है, शिकायत कर रहा है। आपने सर्व कर रहे थे, एक को दिया तो कहा भाई आपने शरबत तो नहीं दिया, आपने चाशनी दे दिया। एक कह रहा है भाई हमारे वहां तो चीनी ही नहीं, पानी तो हमारे, है ना। एक में क्या है, सही है। तो अब आप क्या करोगे, तो अगर मेरे पास 3 सॉल्यूशन है, अगर मेरे पास 3 सॉल्यूशन है इस टाइप का, और ये 3 सॉल्यूशन है जिसकी मुझे मोलरिटी गिवन है कि मान लीजिए इसका मोलरिटी M1 है, इसकी वॉल्यूम V1 है। अगर दूसरी सॉल्यूशन यहां पर आ गया, है ना, तो यहां मोलरिटी M2 हो गया और इसकी वॉल्यूम V2 हो गया। अगर तीसरी सॉल्यूशन की हम बात करते हैं जी, तो तीसरा सॉल्यूशन में मोलरिटी M3 हो जाएगा और वॉल्यूम कितना आ जाएगा, V3 आ जाएगा। लेकिन अगर हम इस तीनों सॉल्यूशन को यहां पर ला करके मिक्स कर देते हैं, अगर 3 सॉल्यूशन को हम इस जगह ला करके यहां पर मिक्स करते हैं, है ना, 3 सॉल्यूशंस को हम यहां पर ला करके मिक्स करते हैं, तो अगर 3 सॉल्यूशंस को हम यहां पर लेकर के मिक्स कर रहे हैं तो बताइए क्या हो जाएगा इसमें। इसमें हमारा जो फार्मूला आएगा क्या आएगा कि सर मोलरिटी ऑफ मिक्सचर का, तो क्या आएगा, टोटल मोल ऑफ मिक्सचर, टोटल मोल ऑफ मिक्सचर। अब बाई क्या आएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, ये है ना, टोटल मोल बाई टोटल वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर ऐसा आ जाएगा। तो अब बताइए टोटल मोल बाई टोटल वॉल्यूम की बातें कर रहे हैं, तो टोटल मोल कैसे निकाल सकते हैं, मोल निकालने कैसे, तो अभी आपने पढ़ा था मोलरिटी इज कम टू मोल बाई वॉल्यूम, क्या पढ़े थे आप, मोल बाई वॉल्यूम। यहां से देखिए क्या हो जाएगा, मोल बाई वॉल्यूम। अच्छा मोल तो हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे करेंगे, एन से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको एन हो गया, एन बाई वी। तो बताइए मोलरिटी में वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मतलब मोलरिटी इज कम टू एन अपॉन वी आ गया। तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम क्या एन आ जाएगा, एन मतलब क्या है यहाँ पे, मोल आ गया। तो जब हम क्या करते हैं कि मोलरिटी में वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका मोल आ जाता। तो देखिए इसका मोल कितना रहेगा, M1 इंटू V1 आ जाएगा ना। अगर इसका मोल को N1 मानते हैं तो इसका मोलरिटी इंटू इसका वॉल्यूम, इसका मोल अगर निकालिएगा N2 आ जाएगा, इसका मोलरिटी इंटू इसका वॉल्यूम आ जाएगा। इसका अगर निकालेंगे N3 तो M क्या जाएगा, इसका मोलरिटी इंटू इसका वॉल्यूम आ जाएगा। अब टोटल वॉल्यूम जोड़ दीजिए हम, तो जब टोटल वॉल्यूम यहाँ पर ऐड कीजिएगा तो मोलरिटी ऑफ मिक्सचर का जो वैल्यू आएगा वो आएगा क्या चीज तुम्हारा, M1 V1 प्लस क्या आएगा आपका M2 V2 प्लस क्या आएगा आपका M3 V3 एंड सो ऑन, जितने मिक्सचर को मिला रहे हैं। y क्या देगा मुझे, V1 प्लस V2 प्लस V3, इस तरीके से मिक्स होते चले जाएंगे। तो बोर्ड के टॉपिक से देखा जाए तो मिक्सचर अगर क्वेश्चन आते हैं तो सबका मोलरिटी इंटू वॉल्यूम एक बार करने की, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम कर लीजिए, फिर मोलरिटी इंटू वॉल्यूम कीजिए, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम कीजिए, सबको सबका आ जाएगा तुम्हारा मोल, सबके मोल्स को जोड़ देना है, टोटल वॉल्यूम करना है। तो इसका V1, इसका V2, इसका क्या हो जाएगा V3, तो टोटल मोल्स बाई टोटल वॉल्यूम आ गया। ये आपका एक आया। दूसरा एक और टर्म तो आता है इसमें, डायल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। डायल्यूशन मतलब होता है तनुकरण, है ना, क्या होता है इसका हिंदी, तनुकरण। तनुकरण कहने का मतलब होता है कि इसमें हम वाटर ऐड कर रहे हैं, मतलब सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं। तो क्या होता है, एक्स्ट्रा सॉल्वेंट एडेड इन, एक्स्ट्रा सॉल्वेंट एडेड इन, एक्स्ट्रा सॉल्वेंट एडेड इन सॉल्यूशन।
अगर सॉल्यूशंस में हम स्ट्रॉन्गेंट ऐड करते जा रहे हैं, मतलब शरबत हमने बनाया, किसी ने कह दिया शरबत काफी मीठा है, हम उसमें पानी डाल दिए, है ना, ये हो गया डाइल्यूशन। ये क्या हो गया? डाइल्यूशन। तो जब अगर आपको ज्यादा मीठा लगा, आपने उसमें क्या कर दो? वाटर डाल दो, स्ट्रॉन्गेंट डालो। वाटर क्या है? स्ट्रॉन्गेंट है। तो आप अगर उसमें स्ट्रॉन्गेंट ऐड कर दो तो ये आपका क्या कहा जाएगा? डाइल्यूशन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा इसमें? डाइल्यूशन कहा जाएगा। तो बताइए, हम अगर एक सॉल्यूशन हमने बनाया, इस सॉल्यूशन के अंदर हमने इसमें क्या कर दिया? वाटर ऐड कर दिया। इस सॉल्यूशन के अंदर हमने क्या किया? इसमें वाटर ऐड किया। यहां से मान लीजिए एक इधर है, इसमें वाटर ऐड कर दिया, है ना, इसमें क्या ऐड कर रहे हैं? वाटर ऐड कर। तो डाइल्यूशन यहां से कर दिए, इसमें क्या कर दिया? इसमें वाटर ऐड हमने कर दिया यहां से। चलिए, अब यहां पर हमने जब वाटर ऐड किया तो इसका मोलारिटी डाइल्यूशन से पहले इसका मोलारिटी मांगो V1, मोलारिटी M1 था, भौगन V1 था। अब सोचिए जब डायल्यूट आप इसको किए होंगे तो इसका भौगन तो चेंज हो गया होगा ना, ये इसका भौगन तो क्या हो गया होगा? यहाँ से चेंज हो गया होगा, अब मोलारिटी भी चेंज आएगा। तो सोचिए जैसे आपके शरबत था, शरबत मीठा था, आपने उसमें पानी मिला दिया, तो जैसे पानी मिला दिया तो उसका टेस्ट भी चेंज हो गया, कम मीठा हो गया, मतलब मोलारिटी घट गया, साथ में भौगन भी उसका क्या हो गया? बढ़ गया। तो मोलारिटी घट गया, साथ में भौगन भी क्या हो गया? उसका बढ़ गया। तो यहाँ पर आ गया जी M2 और ये क्या गया तुम्हारा? V2 आ गया। यहाँ M2 आ गया और यहाँ क्या आ गया? V2 आ गया। तो अब देखिए क्या अगर इस सॉल्यूशन और इस सॉल्यूशन में कुछ नहीं चेंज हुआ, चेंज हुआ तो दिख रहा है कि मोलारिटी भी चेंज हो जाएगा और पानी ऐड करेंगे तो भौगन भी चेंज होगा। कुछ नहीं चेंज हुआ तो क्या हुआ? तो वो चेंज हुआ इसका अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मोल, जिसको मतलब क्या कहते हो? सॉल्यूट की मात्रा। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है, मोल ऑफ सॉल्यूट जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या हो जाएंगे कि मोल ऑफ सॉल्यूट इसमें कांस्टेंट हो जाएगा। मोल ऑफ सॉल्यूट यहाँ क्या हो जाएगा जी? कांस्टेंट हो जाएगा। तो जब यहाँ पर मोल ऑफ सॉल्यूट कांस्टेंट हो गया, यहाँ मोल ऑफ सॉल्यूट क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। तो वैसे कंडीशंस में इसको क्या कहेंगे? डायल्यूट। अब देखो मोल निकालो उसका, तो मोल कैसे निकालोगे? सर यहाँ का मोल जितना आएंगे उतना ही तुम्हारे क्या आएंगे? यहाँ जितना मोल होगा उतना ही मोल किस जगह भी होगा, है ना। N1 बराबर N2, दोनों सॉल्यूशंस में मोल क्या आ गया? तो बिफोर डायल्यूशन बराबर आफ्टर डायल्यूशन। तो मोल यहां से नीचे पेश है कि डायल्यूशन करने पे क्या हो गया? मोल, नंबर ऑफ मोल बिफोर डायल्यूशन इक्वल टू क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डायल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डायल्यूशन आ जाएगा, हो रहा है ना। तो दोनों क्या हो जाएंगे? डायल्यूशन से पहले और डायल्यूशन के बाद दोनों का मोल क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो देखिए यहां से देखिए डायल्यूशन से पहले जो मोल थे वो क्या थे? M1 V1, और डायल्यूशन के बाद जो आएगा वो क्या आएगा? M2 V2, क्योंकि मोलारिटी इंटू भौगन क्या होता है? मोल होता है। मोलारिटी इंटू भौगन क्या होता है? मोल हो जाता है। तो अगर आप यहां से सोच रहे हैं कि इसका मोल जो आएगा वो तुम्हारा कितना रहेगा? इसका जो मोल आएगा, इसका जो मोल आएगा वो आपका क्या जाएगा? M1 V1 इक्वल टू क्या जाएगा? आपका M2 V2 आ जाएगा। तो यहां से डायल्यूशन का जो फॉर्मूला हो गया वो हो गया M1 V1 इक्वल टू M2 V2। चलिए इतना अगर पूछने था मोलारिटी से तो काफी है, इससे ज्यादा मोलारिटी से क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं, है ना। इससे एक ही क्वेश्चन और आ सकता है जो हम पढ़ेंगे, टेम्परेचर डिपेंडेंट है या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। बाकी इससे बाहर आपका क्या होगा? मोलारिटी से क्वेश्चन नहीं आने वाला। तो मोलारिटी पर जितने भी टर्म्स थे हमने बात किया। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या था? मोल बाई भौगन, अगर मीटर में है तो मोल बाई भौगन इन मीटर, अगर mm में दे दिया उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मोल बाई भौगन इनटू 1000। इसके बाद हमने क्या किया? हमने बात किया कि सर मोलारिटी अगर मुझे किसी बेस पे पूछा जाएगा, अगर मुझे मोलारिटी पूछा जाता, मोलारिटी तो हो गया, अगर मोलारिटी पूछा जाता तब जब वेट बाई वेट दिया रहेगा तो वेट बाई वेट इंटू डी इंटू 10 बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएंगे। जब वेट बाई भौगन गिवन होगा तो क्या हो जाएगा? तो वेट बाई भौगन गिवन होगा तो डब्ल्यू बाई V% गुने डी, सॉरी डब्ल्यू बाई V% इंटू 10 बाई क्या आ जाएगा? आपका मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आ जाएंगे। तो सोचिए ये मेरा क्या हो जाएगा? उसके बाद हमने कहा मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन तब की बात करें जब नॉन रिएक्टिव, देखिए रिएक्टिंग बोर्ड में नहीं पूछता है, इसमें हमने जो बातें की वो किस पे बात कर रहे हैं? नॉन रिएक्टिव पे बात कर रहे हैं। नॉन रिएक्टिव में क्या हो गया? M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3। तो जितनी मोलारिटी दिया रहेगा, जितना मोलारिटी दिया रहेगा उसको भौगन से मल्टीप्लाई करना है। M1 V1, दूसरा मोलारिटी रहेगा M2 V2, तीसरा रहेगा M3 V3 बाई टोटल भौगन क्या आ जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 आ जाएगा। इतना भी नहीं पूछने वाला है। अगर डायल्यूशन आ गया, डायल्यूशन हम सिंपल करने हैं कि डायल्यूट करने से पहले का मोल, मतलब तनु करने से पहले का मोल बराबर तनु करने के बाद का मोल जो सॉल्यूशन में होगा वो कांस्टेंट रहने वाला, वो बराबर रहने वाला है। इसमें हम लिखेंगे M1 V1
बराबर क्या लिखेंगे m2v2, है ना। तो ये एक मोंगलिटी का कॉन्सेप्ट हो गया, इससे बाहर मोंगलिटी के क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। हमने पी बाई क्यू देख लेंगे तो हमें पता चल जाएगा, इससे बाहर क्या होते हैं मोंगलिटी के क्वेश्चन नहीं बनते हैं। हम गांठ मान के रखने, आप इतना याद करके जाओगे, आप 4 करके आओगे एग्जाम में, है ना। क्या होगा अगर आप इतना याद करेंगे तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। आपने अगर पीछे का टॉपिक डिफिजन क्या होगा स्ट्रॉन्ग स्टेट हमने करवाया था, तो जितने भी हमने बताया था उसी के अंदर से सारे पीवाईक्यू थे, है ना। पीवाईक्यू जो भी हम करवाए थे, जितने भी चीजें हमने बताया उसी के अंदर क्या था, सारे पीवाईक्यू आए गए थे। इसमें तुम ध्यान देना कि उतना ही चीजें पढ़ के जाओ लास्ट टाइम में जो लास्ट बताया जा रहा है तुम्हें, हो रहेगा। क्यों नेक्स्ट हम टर्म में क्या कहते हैं जी, मोंगलिटी। क्या में क्या आते हैं, मोंगलिटी। ये क्या हो जाएगा आपका मोंगता हो जाएगा, कोई दिक्कत है। ये आ गया आपका, इसको ना स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते, तो वो कैपिटल एम से था, ये स्मॉल एम से, है ना। क्या आ जाएगा तुम्हारा मोंगलिटी आ जाएगा। मोंगलिटी क्या होता है कि आपने 1 केजी पानी लिया है, 1 केजी स्ट्रॉन्ग नहीं, 1 केजी स्ट्रॉन्ग नहीं, आपको हम शरबत बनाने के हैं, पूरी कंसंट्रेशन हम शरबत पे ही खत्म कर लेंगे। हमने क्या किया, 1 केजी बाट लेंगे, उसके अंदर चीनी डाल दे, जितना उसके अंदर डिजॉल्व हो सकता है 1 केजी के अंदर, जितना मूंग टोमट डिजॉल्व होगा उसी को हम कहेंगे मोंगलिटी। तो क्या हो जाएगा, टोटम मूंग ऑफ टोमट डिजॉल्व in per unit weight of solvent, per unit weight of solvent। कई बार इसको 1 kg ऑफ solvent कर देते हैं, ऐसा आ जाएगा। ठीक, हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि 1 kg विनायक के अंदर, 1 kg विनायक के अंदर जितना मूंग विनय घुल जाता है उसे हम क्या कहते हैं, मोंगता कहते हैं। हो जाएगा 1 केजी विनायक के अंदर, कमेंट में विनायक, 1 केजी विनायक के अंदर जितना मूंग विनय, विनय जितना मूंग विनय इसमें घुल जाते हैं, डिजॉल्व हो जाता है, उसी को मोंगता कहते हैं या मोंगलिटी कहते हैं। कोई दिक्कत यहां तक समझ में आ गया। चलो इसके बाद बताइए इसका मोंगलिटी का जो फॉर्मूला होगा नॉर्मली क्या हो जाएंगे तुम्हें, मोल ऑफ सॉल्ट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट किसमें चाहिए, केजी में चाहिए। वेट ऑफ सॉल्वेंट किसमें चाहिए, केजी में चाहिए, है ना। तो मोल ऑफ सॉल्वेंट बाय क्या हो जाएगा तुम्हारा, वेट ऑफ सॉल्वेंट जो चाहिए वो केजी में चाहिए। तो यूनिट इसका क्या हो जाएगा, पहले ये तो ध्यान, अच्छा पहले एक से और देखूं, अगर ग्राम में दे दिया तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है, तो मोंगलिटी कम तो क्या हो जाएगा कि मोल ऑफ सॉल्वेंट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर ये ग्राम में दे रहा है तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे और ये 1000 ऊपर चला जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा, मोल ऑफ सॉल्वेंट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। मोल ऑफ सॉल्वेंट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। अगर इसका यूनिट पूछने तो यूनिट हो जाएगा जी मोल पर केजी, मोल पर केजी आ जाएगा, इसका यूनिट आ गया मोल पर केजी आ गया, ये आ गया, समझ में आ गया। अब इसको ज्यादा कुछ मत करना, हमें क्या होता है कि एक टर्म्स आते हैं जहां पर मोंगलिटी को मोंगलिटी से कंपेयर करना होता है, तो बस ऐसे करना, मोंगलिटी इंटू 1000 बाई डेंसिटी इंटू 1000, क्वेश्चन में डेंसिटी दिया रहेगा, माइनस मोंगलिटी इंटू मोलर मास, मोंगलिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये एक कन्वर्जन है जो रेयर चांसेस आ सकता है कि अगर बहुत अच्छे लेवल का बिहार बोर्ड क्वेश्चन बनाता है तब यहां से आ सकता है ना, ऐसे नहीं आएंगे। अगर आपको मोंगलिटी दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, मोंगलिटी निकालना है और आपको मोंगलिटी दे दिया है, तो आपको अगर मोंगलिटी दे दिया है तो आप क्या लगाओगे, मोंगलिटी इंटू 1000 बाई डेंसिटी इंटू 1000 माइनस कर देंगे मोंगलिटी इंटू मोलर मास, तब यहां से क्या आ जाएंगे, आपके मोंगलिटी के कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, मोंगलिटी का क्वेश्चन यहां से आ जाएगा। कोई दिक्कत है किसी भी तरीके का प्रॉब्लम, आपने कंसंट्रेशन टर्म लेकर के आ रहे हैं। अब हमारे पास एक बचा है, वो है नॉर्मलिटी। क्या है, नॉर्मलिटी। तो हमें नेक्स्ट चलना है मुझे
नॉर्मलिटी पे। चलिए यहां से हम बात कर रहे हैं नॉर्मलिटी की। नॉर्मलिटी है ना, नॉर्मलिटी क्या होता है? नॉर्मलिटी के लिए मुझे निकालना होता है इक्विवेलेंट वेट और ग्राम इक्विवेलेंट वेट। पहले तो आप बात कीजिए इक्विवेलेंट वेट का, समतुल्यांकी भार इसे कहा जाता है इक्विवेलेंट वेट, समतुल्यांकी भार या तुल्यांकी भार इसको कहते हैं, है ना, तो हिंदी उतना चलेगा। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है जी? किसी कंपोनेंट का मोलर मास में उसका n फैक्टर से भागा दे देते थे। किसी कंपोनेंट का मोलर मास में क्या करते हैं? n फैक्टर से भागा दे देते हैं, तो जिससे भागा दे देंगे वो आ जाएगा। तो देखो कि जी n फैक्टर क्या है? n फैक्टर अगर आप एसिड के लिए निकाल रहे हो, आप अगर एसिड के लिए निकाल रहे हो तो उसका होता था कि सर टोटल नंबर ऑफ H प्लस आयन लॉस जितना कर दिया, जितना H प्लस आयन दे देगा। जैसे आपका HCl है तो HCl एक H प्लस प्लस Cl माइनस दे देगा। अगर आपका HBr है तो ये भी H प्लस प्लस Br माइनस दे देगा। तो ये दोनों ने एक एक H छोड़ा। अगर आपको CH3COOH है, आपको यहाँ भी क्या है एसिटिक एसिड, इसके निकलेंगे CH3COO पर एक माइनस, और यहाँ से क्या आ गया तुम्हारा H प्लस। तो यहाँ भी एक H प्लस दे रहा, यहाँ भी एक H प्लस दे रहा, और यहाँ भी एक H प्लस दे रहा। तो इसके n फैक्टर हो गए 1। कोई दिक्कत नहीं। अगर H2SO4 हमने लिया, H2SO4 ले रहे हैं तो H2SO4 में क्या दे रहा है? 2H प्लस प्लस HSO, यहाँ क्या होगा SO4 पे -2 दे रहे हैं। या तो देखिए कभी अगर ऐसा लिखते कि H प्लस प्लस HSO4 पर एक माइनस, तो इसका इसी कंपोनेंट का जब इस तरीके से डिसोसिएट होगा तो n फैक्टर 1 हो जाएगा। n फैक्टर इसका कितना हो जाएगा? इसको शॉर्ट में लिखते हैं NF, n फैक्टर 1 हो जाएगा। और यहाँ पर इसका n फैक्टर कितना हो गया जी? 2 हो गया, है ना। अगर मेरे पास H3PO4 है तो H3PO4 को जब आप तोड़ोगे तो 3H प्लस प्लस क्या हो जाएगा? PO4 पे -3 आ जाएगा। इसका n फैक्टर कितना आ गया? 3 आ गया। इसका n फैक्टर कितना आ गया? 3 आ गया। तो यहां से आपको क्या हो सकता है? n फैक्टर पता किए जा सकते हैं। तो यहां से आपको n फैक्टर निकल जाएगा एसिड के अंदर। और भी आते हैं बहुत सारे, बट इतनी जरूरत नहीं है, इतना काफी है तेरे लिए, है ना। चलिए इसके बाद अगर n फैक्टर फॉर बेस निकालना है तो n फैक्टर फॉर बेस में क्या होता है कि जितना H प्लस आयन को एक्सेप्ट करेंगे या जितना OH माइनस आयन को लॉस कर दे तो क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ क्या हो जाएगा? यहां से हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ OH माइनस आयन लॉस, OH माइनस आयन लॉस बाय एन एसिड बाय अ बेस एंड, या और लिख सकते हैं H प्लस आयन एक्सेप्ट, H प्लस आयन एक्सेप्ट बाय बेस, क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट बाय बेस। यहां से आ गया जी। तो वैसे कंडीशंस में आपको क्या हो जाएगा? वैसे कंडीशन में यहाँ क्या हो जाएगा? NH3, इसमें से एक H प्लस गया, इसके पास क्या है? एक वन पे है, यहाँ से एक एक्सेप्ट करेगा तो NH4 पॉजिटिव आ जाएगा। इसका n फैक्टर कितना आ गया? 1 आ गया, है ना। ऐसे ही अगर NaOH है तो NaOH में क्या हो जाएगा? Na प्लस प्लस OH पर एक माइनस रहेगा, इसका n फैक्टर 1 आ गया। तो जितना OH माइनस आयन को लॉस कर दे या जितना H प्लस आयन को एक्सेप्ट करें वो उसका आ जाएगा। जैसे अगर MgOH का होम करें तो MgOH का होम करें तो Mg पे 2 प्लस आ गया है और यहाँ पर 2OH पर एक माइनस आ गया। तो जितने OH माइनस आयन को लॉस करेगा वो उसका n फैक्टर का जाएगा, या जितना H प्लस आयन को गेन करेगा वो उसका n फैक्टर हो जाएगा। यहाँ तो समझ आ गया आपका एसिड का n फैक्टर, बेस का n फैक्टर। आप लोग हमेशा क्या करें, या तो स्क्रीनशॉट लेंगे ना, या तो क्या करते जाना इसको कॉपी करते हैं। कॉपी इतना फास्ट होगा नहीं क्योंकि रिवीजन की क्लास से, तो आप क्या करो स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद में उसको देखना एक बार, है ना, या फिर वीडियो को बार बार देखना तो याद हो जाएगा उसको। चलो अगर हम अब एक बच गया जी मेरे पास साल्ट, अगर साल्ट बच गया तो हम यहाँ पर जैसे NaCl, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? नंबर ऑफ केटायंस या पॉजिटिव आयन कह देते हैं, नंबर ऑफ केटायन या पॉजिटिव आयन, या फिर ऐसा भी लिखते कई बुक्स में कि एलसीएम ऑफ क्या आता है इसका? केटायन एंड एनायन, केटायन एंड एनायन, केटायन एंड एनायंस, ये आ जाता है इसका। तो देखो जैसे अगर NaCl, Na पर एक प्लस Cl पे 5, तो इसका n फैक्टर 1 हो गया। 1 1 कैंसिल कितना हो जाएगा? MgSO4 है, बताइए SO4 पे कितना होता है? -2, इसका कितना होता है? +2, तो इसका कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। AM2SO4 का होम ट्रेस, AM2SO4 का होम ट्रेस बताओ यहाँ पे कितना आ जाता है? एक SO4 में -2, तो 3 पे कितना आ जाएगा? -6, इस पे कितना आ जाएगा? +6, तो कितना पॉजिटिव आ गया? +6। तो या तो जितना पॉजिटिव आ जाए टोटल, है ना, या तो जितना उस पे क्या आ जाएगा?
जितना पॉजिटिव आ जाए या तो फिर जितना तुम्हारा क्या आ जाए उसका एमसीएम आ जाए, तो वो तुम्हारा उसका एन फैक्टर होता है। तो चलिए एन फैक्टर आ गया। आगे मुझे पढ़ना है ग्राम इक्विवेलेंट वेट। तो देखो अब यहाँ पर थोड़ा सा देखो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते, तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं ये समझ लेना। ये आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में काम आएगा, इसमें हम यहाँ पर बता रहे हैं, है ना। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं जी मोलर मास बाई एन फैक्टर। यहाँ पर नहीं काम आएगा बट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में काम आ जाएगा। मोलर मास अपॉन एन फैक्टर आ जाएगा। मोलर मास जैसे अगर हम बात कर रहे हैं जी H2SO4 का, तो H2SO4 का मोलर मास चलो एक हाइड्रोजन का एक होता तो दो हाइड्रोजन का दो हो जाएगा, सल्फर का 32 तो आ जाएगा 34 और 64 98 आ गया। 98 भाई इसका एन फैक्टर कितना होगा, अगर H प्लस 2 मास कर दिया तो 2 आ जाएगा, इसका 49 आ गया, हो गया ना। ऐसे ही तुम्हारे पास अगर मेरे पास NaOH है तो सोडियम का 23, हाइड्रोजन का 24 और सोमा कितना हो गया जी 40, इसका एन फैक्टर कितना आ गया 1 आ गया, तो 40 आ जाएगा इसका। अगर मेरे पास MgOH का होम ट्राइस है, इसका हम कह दिया इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो इसका Mg का 24 हो गया, अंदर हो गया सोमा 1 17 दूनी 34 34 और 5 24 कितना आ गया 58 आ गया। 58 बाई कितना आ जाएगा तुम्हारा 2 आ जाएगा, तो 2 में कितना आएगा 29 आ गया। ये इसका क्या हो गया तुम्हारा, ये आ गया इसका इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट से अगर तुमको निकालना है ग्राम इक्विवेलेंट वेट, क्या निकालना है आपको ग्राम इक्विवेलेंट वेट। तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट में क्या हो जाता है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाते हैं, यहाँ से देखोगे क्या होगा, ग्राम इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है गिवन वेट। क्वेश्चन में गिवन वेट दिया रहेगा, गिवन वेट वाई इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। तो देखो आसान एक चीज और इसको आसान कर लेते हैं, गिवन वेट को डब्ल्यू से देते हैं, इक्विवेलेंट वेट को हमने क्या लिखा मोलर मास बाई एन फैक्टर लिखे, तो ये अगर एन फैक्टर ऊपर चला गया तो डब्ल्यू बाई एम इंटू एन फैक्टर, डब्ल्यू बाई एम को क्या कहते हैं मोम कहते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा जी मोम इंटू आपका आ जाएगा एन फैक्टर, ये आ गया आपका ग्राम इक्विवेलेंट। तो ग्राम इक्विवेलेंट बराबर आ गया मोम इंटू एन फैक्टर आ गया, तो ये आपका आ गया ग्राम इक्विवेलेंट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना। तो देखोगे इसके बाद यहाँ से हम चलते हैं क्या, हमें ग्राम इक्विवेलेंट आ गया, ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का मोल इंटू एन फैक्टर आ गया, आसान सी बात है। अब इससे देखिए आपको नॉर्मलिटी निकालना आसान। नॉर्मलिटी कहता है कि जितना ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट होगा 1 लीटर सोल्यूशन, जैसे मोम को किया था ना, जितना मोम ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट होता था 1 लीटर सोल्यूशन में, उसको मोलारिटी कहते थे। वैसे ही तुम्हारा होगा जितना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट होगा 1 लीटर सोल्यूशन में, उसे हम क्या कहेंगे नॉर्मलिटी कहेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ क्या हो जाएगा मुझे, टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्वेंट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो जैसे यहां से आपका आ गया नॉर्मलिटी, तो कैपिटल एन से दिखाएंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें आ गया इसका लीटर में आ गया। अगर एमएम में दे दे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अगर एमएम में दे देगा तो इस एमएम को क्या करना तुम्हें 1000 से डिवाइड करोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा तुम्हारा लीटर में आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1000। तो अब आपको यहाँ से क्या आ जाएगा कि सर यहाँ से यूनिट आ जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाई लीटर, यूनिट इसका क्या आ जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाई लीटर आ जाएगा, ये इसका यूनिट आ गया। अब सोचिए यहाँ से एक चीज और देख लें, नॉर्मलिटी बराबर क्या था तुम्हारा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट को कैसे लिखा था, अभी पढ़े थे मोम इंटू एन फैक्टर, क्या पढ़े थे मोम इंटू एन फैक्टर बाई क्या पढ़े थे हमने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मोम बाई वॉल्यूम क्या होता मोलारिटी आता, तो नॉर्मलिटी बराबर आ जाएगा मोलारिटी इंटू एन फैक्टर, क्या जाएगा तुम्हारा मोलारिटी इंटू एन फैक्टर आ जाएगा इसमें, है ना। क्या आ जाएगा यहाँ से मोलारिटी इंटू एन फैक्टर आ जाएगा, इसको देखना है यहाँ से, है ना। क्या आ जाएगा देख सकते हैं, क्या आ जाएगा इसमें मोलारिटी इंटू एन फैक्टर की बात आ जाएगा, है ना। यहाँ से क्या आ जाएगा मोलारिटी इंटू एन फैक्टर, तो इसको देखने इसको क्या आ जाएगा, यहाँ क्या हो गया आपको नॉर्मलिटी का यूनिट आ गया। तो यहाँ से देखो मोलारिटी इंटू एन फैक्टर आ गया, क्या आ गया ये है मोलारिटी, क्या है कैपिटल एम है मोलारिटी, तो यहाँ से एक ये फॉर्मूला आ गया मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। चलिए इसका वैसे होता है जैसे नॉर्मलिटी मिक्सचर का निकालते हो ना,
तो इसका भी वही होगा N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3। जैसे हमने क्या किया था, मोलारिटी का किया था, वैसे यहाँ पर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ अगर डायल्यूट का निकालोगे तो डायल्यूट का उसी की तरह हो जाएगा, मोलारिटी की तरह हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, N1V1 बराबर N2V2 हो जाएगा। चलिए ये हो गया मेरा, इसका क्या हो गया, पूरे फॉर्मूला हमने बात किया। तो देखो इस चीजों में क्या क्या याद करना है। पहले तो सबका यूनिट याद रखें, पहले तो सबका क्या याद रखना है, यूनिट याद रखना। यूनिट देखना, वेट बाई वेट का यूनिट लेस है, कोई यूनिट नहीं, ग्राम ग्राम कट गया, यूनिट लेस है। वेट बाई वॉल्यूम का क्या आ जाएगा, ऊपर आ गया किलोग्राम, नीचे आ गया पर मीटर रहेगा। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम जी यूनिट लेस हो जाएगा इसका, है ना, परसेंट में आ गया। चलो यहाँ से आ गया। इसके बाद हमको बात करना पीपीएम। तो पीपीएम खुद एक यूनिट है, उसकी बात नहीं कर सकते, पीपी भी नहीं कर सकते। मोलारिटी का यूनिट याद करूँ, मोलारिटी का यूनिट होगा मोल बटा लीटर, मोल बटा लीटर आ जाएगा। मोलारिटी का यूनिट याद करूँ, मोलारिटी होता है तुम्हारे पास क्या, मोल पर केजी, मोल पर केजी हो जाता है। इसके बाद याद करूँ तुमने नॉर्मलिटी का, नॉर्मलिटी का हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट बाई लीटर। नॉर्मलिटी का क्या हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट बाई लीटर। ये एक ये आ गया। दूसरा जो आपको पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि कौन से कंसंट्रेशन टर्म्स जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट है। तो देखिए हमने V प्रोपोर्शनल T पढ़े हुए हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम चेंज होगा। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो वॉल्यूम चेंज होगा। और वॉल्यूम चेंज होने का मतलब है कि जो जो कंसंट्रेशन टर्म्स वॉल्यूम पर डिपेंड कर रहा है ना, कंसंट्रेशन टर्म्स डिपेंड्स अगर वॉल्यूम पे कर रहा है, कंसंट्रेशन टर्म्स डिपेंड्स अगर वॉल्यूम पर कर रहा है, टर्म्स डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम, अगर ये वॉल्यूम पर डिपेंड्स कर रहा है तो वो चेंज होगा ऑन वॉल्यूम, देन इट्स चेंज, तब इसका क्या हो जाएगा, चेंज होगा, देन इट्स चेंज, तो क्या रहेंगे यहाँ पर चेंज हो जाएंगे। चलो ये आ जाएगा आपको। अब देखिए कौन कौन डिपेंड कर रहा है, क्या ये वॉल्यूम पर डिपेंड कर रहा है, लीटर है तो ये चेंज हो जाएगा। तो चेंज कौन होगा, जो लिखना है, यहाँ मोलारिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें, मोलारिटी, ये चेंज हो गया। बताइए क्या हो जाएगा, V बाई V परसेंट चेंज हो जाएंगे। तो V बाई V चेंज हो गया। क्या चेंज होगा, W बाई V चेंज हो जाएगा। तो जहां वॉल्यूम आ गया वो चेंज हो जाएगा, जिसमें वॉल्यूम नहीं आया वो नहीं चेंज होगा। नॉट चेंज क्या होगा, नॉट चेंज अगर पूछता है तो यही ज्यादातर पूछा जाता है। ये क्या हो जाएगा, तो आपका मोलारिटी हो जाएगा, मोलारिटी हो जाएगा। नॉर्मलिटी भी किस में आ जाएगा, नॉर्मलिटी भी इसी में आ जाएगा, चेंज आ जाएगा जिसका। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक क्या हो जाएगा, इसका चेंज आ जाएगा। चलो अच्छा एक और बच गया, एक और बच गया, वो है मो फ्रैक्शन। मो नाम से समझ में आ रहा है, फ्रैक्शन मतलब भाग, है ना। तो क्या करना है, अगर मान लो यहाँ पर सॉल्वेंट है, इससे कोई सॉल्यूशन तैयार हो गया, तो यहाँ क्या करना, मान लो इसका मोल N1 है ना, और ये N2 मोल है, तो ये कितना मोल आ जाएगा, N1 प्लस N2। तो मोल फ्रैक्शन को हम F से दिखाते हैं। अगर इसकी फ्रैक्शन निकालना है तो क्या करेंगे, इसका मोल बाई टोटल मोल, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट अगर निकालना होगा तो क्या करोगे, N1 बाई N1 प्लस N2, जिसका क्या है उसका बटा टोटल। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट चाहिए यहाँ पे, तो सॉल्वेंट का मोल देखो कितना है, N2, और बाई टोटल कितना है, N1 प्लस N2, ये आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट अगर देखोगे तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा सॉल्यूशन का अगर चाहिए तो सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा, तुम्हारा एक्स सॉल्यूशन की अगर बात करें तो सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा, एक्स सॉल्वेंट आ जाएगा, सॉल्वेंट क्या आ जाएगा, एक्स सॉल्वेंट, इसका आ जाएगा N1 बाई N1 प्लस N2, यहाँ पर आ जाएगा प्लस N2 बाई N1 प्लस N2, कितना आ जाएगा, N1 प्लस N2, ऊपर आ जाएगा N1 प्लस N2, ये क्या हो जाएगा, कैल्शियम आ जाएगा 1। तो याद रखना सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन हमेशा हमेशा कितना होता है, 1 होता है। इसका मतलब एक्स सॉल्वेंट प्लस एक्स सॉल्वेंट इक्वल टू हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। ये वाला यूज हम जब कॉन्जुगेटिव करेंगे तो बहुत ज्यादा यूज हो जाएगा, है ना। दूसरा एक और देखना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स सॉल्वेंट और सॉल्वेंट का जो रेशियो होगा, ये जो रेशियो होगा, तो सॉल्वेंट का बताओ कितना आया था, N1 अपॉन N1 प्लस N2 आ गया था, इसका कितना आ गया था, N2 अपॉन N1 प्लस N2 आ गया था, ये कैंसिल हो गया। तो इसका मोल रेशियो के बराबर होता है। याद रखना किसी का मोल फ्रैक्शन जो होता है उसका रेशियो जो होता है उस मोल रेशियो के बराबर होता है। अच्छा यहाँ पर भी देखो मोल और मोल है, इसमें ये भी क्या होगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो जाएगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो आपको क्या हो गया, पूरा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हमने कंप्लीट कर दिया। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में इससे बाहर कभी भी बोर्ड में नहीं आएगा, और आप तो लगे रहिए, है ना। कंसंट्रेशन टर्म्स हो गया। नेक्स्ट पार्ट इसका जो आएगा
उस नेक्स्ट पार्ट में कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टीज को कर लेंगे, और उसके बाद फिर अगला चैप्टर आपको कमेंट करने दिया है कि किस चैप्टर में आपको ज्यादा दिक्कत है। जो चैप्टर में दिक्कत होगा उस चैप्टर पर हम लोग बातें कर लेंगे, है ना। ठीक है, पढ़ते रहिए आप।